नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल गांधी 18वीं लोकसभा के चुनाव नतीजे आने और उनके शपथ ग्रहण कर लेने के बाद भी किस तरह की बातें कर रहे थे। मीडिया में, प्रेस के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते थे कि हमने नरेंद्र मोदी की छवि को फाड़ दिया है। अब ये देश की जो महान जनता है, ये तो हर चीज देखती है, समझती है, कौन एरोगेंट है और कौन विनम्र है। तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने के बावजूद अगर नरेंद्र मोदी बेहद विनम्रता के साथ शपथ ग्रहण के बाद वहां उपस्थित लोगों के सामने भी पूरी तरह झुक कर के प्रणाम करते हैं और इस देश के सामने भी एक मैसेज भेजते हैं कि मैं पूरी तरह विनम्र हूं, आपने मुझे तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है। और दूसरी तरफ जो तीसरी बार भी रिजेक्ट किया गया, वो कह रहा था कि हमने नरेंद्र मोदी की छवि को फाड़ दिया है। और जो एरोगेंसी उनकी पार्लियामेंट के भीतर, पार्लियामेंट के बाहर भी दिखाई दे रही थी, इस एरोगेंसी में और इस एरोगेंस में और बढ़ोतरी होने वाली थी अगर ये हरियाणा का चुनाव जीत जाते और वहां इनकी सरकार बन जाती और ये महाराष्ट्र भी अगर भारतीय जनता पार्टी से छीन लेते, तो तब जरा देखते कि ये किस तरह का नंग नृत्य करते पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो गई और अभी संविधान पर जो चर्चा हुई है पार्लियामेंट में, अभी तो लोकसभा में हुई है, राज्यसभा में अभी होनी है। इसमें जो प्रधानमंत्री ने करीब करीब 1 घंटा 49 मिनट का उद्बोधन किया है संविधान पर, तो मैं तो कहूंगा कि मोदी जी ने बड़े सभ्य शब्दों में तर्कों के साथ सारी चीजों का हवाला देते हुए, तथ्य रखते हुए, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के उनकी बेटी और फिर इंदिरा गांधी के बेटे और इस समय की जो ये पीढ़ी है, जो अहंकार से चूर है, इन सबको फाड़ करके रख दिया है पूरी तरीके से। तो आज बात करेंगे इस मुद्दे पर भी, इसके अलावा इस पर भी कि साहब आगे की राजनीति कैसी होने वाली है। सीधे जुड़ लेते हैं, मेरे साथ बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट जुड़ रहे हैं लखनऊ से। उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार वीरेंद्र जी, ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में तमाम तरह की अभद्र भरी भाषाएं, शब्दों का प्रयोग, और ये तो खैर पुराना इतिहास और इनकी कुंठा है। इनकी माताजी तो 2007 में ही मौत का सौदागर बता चुकी थी नरेंद्र मोदी को। और मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था तालकटोरा स्टेडियम के सामने के, लिख लो ये 21वीं सदी में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। चाय की दुकान खोलना चाहे तो यहां इनको हम जगह दे सकते हैं। और आज खुद वो किस जगह हैं किसी को पता नहीं है, और कांग्रेस को वो कहां ले गए इसका भी शायद उनको अंदाजा नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये किस बात की एरोगेंस रहती है इनके दिमाग में, या कोई फ्रस्ट्रेशन है, या इनको लगता है कि निरंतरता में मनमोहन सिंह के बाद राहुल गांधी को इजीली प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए था, पर नरेंद्र मोदी ने आकर के सब गुड़ गोबर कर दिया। गांधी परिवार के एक बहुत पुराने मित्र हैं राज थापर और रोमेश थापर। अब नहीं है दोनों दुनिया में। उन्होंने मैगजीन निकाली थी सेमिनार, दिल्ली की बहुत प्रसिद्ध मैगजीन है, आज भी निकलती है। उनकी पुत्री चलाती है मालविका सिंह। राज थापर ने किताब लिखी थी 80 के दशक में, ऑल दीज ईयर्स। उसमें उन्होंने किस तरीके से नेहरू के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में, राजीव गांधी के जमाने में किस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री के आवास से देश की सरकार का संचालन कैसे होता था, वो पुस्तक लोग पढ़ लें।
और उनको लगेगा कि जैसे कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जो कल कहा है लोकसभा में, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो उस परिवार के बड़े करीबी सदस्य थे, राज थापर, रोमेश थापर और मालविका सिंह भी आज भी उस परिवार की बड़ी घनिष्ठ हैं। उनकी माता जी क्या लिख गई उस पुस्तक में, और वो किताब बाजार में तो बहुत महंगी है, लेकिन लोकसभा वो संसद की लाइब्रेरी में है। वो मैंने उसको जो है वो मुझे उपलब्ध हो गई है मेरे पास, मैंने पूरी पढ़ी है। बिल्कुल देश को ऐसे चलाती थी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नेहरू जैसे कि उनकी निजी जागीर हो। बड़े बड़े मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में चंद जो है, जो परिवार के जो दरबारी हैं, उनसे राय मशविरा होता था। और जो एक सिस्टम था कि एक कैबिनेट है, एक मंत्रिमंडल है, मंत्री से सलाह ली जाएगी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पे मामला आएगा, कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस पे मामला आएगा, इंटरनल सिक्योरिटी पे मामला आएगा, उस पर चर्चा होगी, और एक बाकायदे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की जो एक जवाबदेही और जो एक काम करने का सिस्टम होता है, जिसमें पूरी अपोजिशन तक इन्वॉल्व होता है, उसका पूरा ब्यौरा है उसमें। अभी हाल में किताब लिखी है नीरजा चौधरी ने, हाउ द प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। उसमें भी नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के दौर में, मनमोहन सिंह के दौर में कैसे देश चला है, वो भी देख लेना चाहिए। संजय बारू मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर थे, उन्होंने किताब लिखी है 10 साल पहले भी, मनमोहन सिंह द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उसमें देख लेना चाहिए कि मनमोहन सिंह देश के लिए प्राइम मिनिस्टर थे या सोनिया गांधी के लिए प्राइम मिनिस्टर थे। और कल प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का भी उल्लेख किया था कि कैसे एक सुपर प्राइम मिनिस्टर को बना दिया गया था, जहां पे केंद्रीय मंत्री और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जहां जाके वहां सलामी बजाते थे, और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का संविधान में कोई प्रोविजन ना होते हुए भी सोनिया गांधी वॉज द सुपर प्राइम मिनिस्टर। तो मैं तो कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कल बहुत सस्ते में छोड़ दिया, तो उन्होंने सारा सारा ब्यौरा रखा नहीं है। तो वही जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि हमारा अधिकार है, मेरे पिताजी प्राइम मिनिस्टर, मेरे पिताजी की माताजी प्राइम मिनिस्टर, मेरे पिताजी की माताजी के पिताजी प्राइम मिनिस्टर, और मनमोहन सिंह तो खैर उनके पारिवारिक नौकर ही थे। और जिस आदमी का जन्म ही प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुआ हो, जिसने अपनी दादी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखा हो, जिसने अपने पिता को प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखा हो, और जो 10 साल मनमोहन सिंह से जब चाहते थे तब पहुंच जाते थे, कभी उनको मनमोहन सिंह से मिलने के पहले समय लेने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। तो एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जो बिल्कुल एक ऐसे सामान्य परिवार से आया है, और पिछड़ी जाति से आया है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सामान्य स्वयंसेवक संघ था, तो स्वयंसेवक था, एक वॉलंटियर था, कार्यकर्ता था, और संगठन का काम करते करते आगे बढ़ा वो व्यक्ति। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री, वो पहले गुजरात में नगर निगम का चुनाव का जिम्मा था उनके पास, राज्य की इकाई का जिम्मा आया, फिर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने, और फिर प्रधानमंत्री बने। तो नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एक सामान्य नागरिक के रूप में एज चीफ मिनिस्टर एंड एज प्राइम मिनिस्टर जो उनका आचरण है, ये नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक तो कभी रहा नहीं। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जनता तक सीधी जो एक संवाद कायम किया, जो सीधी पहुंच बनाई, 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर आया, और आज भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी या एक्यूट पॉवर्टी नाम की जो गरीबी है, वो सदैव के लिए मुक्त हो चुकी है। कल ही एक डाटा आया है कि 1 अप्रैल 2000 से लेकर के सितंबर 2024 के बीच में 24 सालों में भारत में जो विदेशी निवेश आया है, $1 ट्रिलियन था। उस $1 ट्रिलियन में 70% यानी $700 बिलियन नरेंद्र मोदी के 10 साल में आया। अभी $700 बिलियन का जो पैसा आया, जो विदेशी निवेश आया, ये भारत सरकार के विज्ञापन देख करके नहीं आया। ये विदेशी निवेशक है, ये बहुत ठोक बजा के निवेश करता है, और ये देखता है कि भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स क्या हैं। हमारा निवेश, जो पैसा हम यहाँ लगा रहे हैं, क्या इसमें हमको रिटर्न मिलेगा 10% से 14% या नहीं मिलेगा। तो ये इतनी ठोस चीजें हैं, और इस सब के चलते इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। इन्होंने और
2024 के लोकसभा चुनाव में फर्जी मुद्दा बनाया, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा और सरकार के खिलाफ कुछ बातों को लेकर के, जैसे यूपी में, महाराष्ट्र में या कुछ राजस्थान में और बंगाल में 4 जगह बीजेपी की सीटें कभी 5वीं कम हो गई हरियाणा में। तो सरकार को जो है जो उम्मीद थी उससे उसके सीटें बहुत कम मिली और फिर मैं कहूंगा कि ये बीजेपी का भी अहंकार था कि अब की बार 400 पार। जब आप 10 साल सरकार आप चला चुके हैं, आपने सारी नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया, आपने आर्टिकल 370 को भी खत्म किया, आर्टिकल 35A को भी खत्म किया, अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया और अपोजिशन जो है कृषि कानून के अलावा सरकार के रास्ते में किसी मामले पे बाधा नहीं खड़ी कर पाया। तो आपने ये नहीं बताया कि अब की बार 400 पार आपको क्यों चाहिए। तो आपने विपक्ष को मौका दे दिया कि वो आपके खिलाफ षड्यंत्र की नई नई कहानियों को बुनता और उसमें वो एक हद तक सफल भी रहा। तो इससे इनको लग गया कि बस अब तो हमने बीजेपी को गिरा लिया, अब तो बीजेपी का जो ऑनवर्ड जर्नी थी उसको हमने रोक लिया, अब हम बीजेपी को अब हम हरा सकते हैं। राहुल गांधी ने आप याद करिए जून 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कितने अहंकार भरे बयान दिए थे। हमने नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास तोड़ दिया है, हमने नरेंद्र मोदी की छवि को ध्वस्त कर दिया है, हमने नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने को जो है भेद दिया है। अब नरेंद्र मोदी कभी जो और ये सरकार बहुत कमजोर सरकार है, ये सरकार तो माइनॉरिटी की सरकार है। खड़गे साहब तो यहाँ तक बोलते थे कि अभी हम अपना सरकार बनाने का दावा ठोकने नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये जो है केवल 4 महीने इनका ये जो इनका अति उत्साह था केवल 4 महीने रहा और 8 अक्टूबर 2024 को जब हरियाणा विधानसभा का चुनाव आया तो पिछले 3 विधानसभा चुनाव की तुलना में हरियाणा में बीजेपी की बेस्ट परफॉर्मेंस थी और उसका अपने दम पर बहुमत आया और 90 में उसको 48 सीटें मिली। और ये भी और ये आप देखिए कैसे हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीती है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच के जो मतों का अंतर है वो मात्र 0.84% है, यानी 1% से भी कम है, लेकिन सीटों में जो अंतर है वो करीब 11 सीटों का अंतर है। और और उसके बाद कांग्रेस का राग शुरू हो गया, ईवीएम शांत हो गया। फिर आया महाराष्ट्र का 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का परिणाम आया। वहां पर जो है अब आपने देखा कि कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इन तीनों की सीटें मिला करके शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से कम है, ये स्थिति है। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और ये जो महाविकास आघाड़ी और महायुति यानी एनडीए के बीच का वोट शेयर का अंतर मात्र 1% था, यानी कांग्रेस को 1% वोट ज्यादा मिला था महाविकास आघाड़ी को। 4-5 महीने बाद विधानसभा चुनाव में ये वोट का अंतर बीजेपी के पक्ष में 14% बढ़ गया। तो यानी धरातल पे काम किया ना। तो और वहां पे बीजेपी के नेता और वहां पे कांग्रेस के और एनसीपी शरद पवार के और उद्धव ठाकरे के नेता ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से हमको लड़ना है तो हमको कर्मयोगी बनना पड़ेगा। साल में 365 दिन, 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन हमें संगठन में काम करना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा और जो हम घोषणाएं करते हैं वास्तव में हमें ये एंश्योर करना होगा कि जनता के बीच में इसका लाभ पहुंचे। बीजेपी ने केवल लाभ ही नहीं पहुंचाया, जनता के बीच में सारे भ्रमों को दूर किया और जनता के बीच में काम किया। और राहुल गांधी को ये लगता है कि वो दिल्ली में बैठ करके नरेंद्र मोदी को गाली देते रहेंगे, ट्विटर करते रहेंगे, ट्वीट करते रहेंगे और एक ना एक रोज नई एक गाली, एक नया अपमानजनक शब्द नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। उन्होंने कल भी जो है सनातन धर्म के खिलाफ अपनी घृणा को जो उनके अंदर जो घृणा का जहर है वो कल आपने देखा किस तरीके से उन्होंने वीर सावरकर के बारे में अभद्र टिप्पणियां की, किस तरीके से उन्होंने मनुस्मृति को बिना वजह वहां पे घसीटा। भारत के संविधान का क्या लेना देना है मनुस्मृति से, ये किसी की समझ से परे है। भारत का संविधान
दुनिया के किसी भी सभ्य देश की तरीके से एक बहुत ही आधुनिक कानून है, और यहाँ जो ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन कल उन्होंने क्या किया, तो जो उनको अभी भी ये व्यक्ति लगता है कि वो गाली देके काम चला सकते हैं। जो व्यक्ति ये ये कहता हो कि साहब तपस्या जो है वो शरीर गर्म करना जो है उसका तपस्या नाम होता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये देखिए बहुत मैं ही कुछ अभद्र चित्र टिप्पणी है, ये बहुत ही हाँ मैं अभद्र टिप्पणी है। मैं और मैं कुछ चित्र उसको मतलब दिखाता ही हूँ। उसको अर्थ नहीं मालूम कि हाँ, कुछ तपस्या पता का नहीं, अर्थ क्या होता है। कुछ पता नहीं। मैं बहुत कुछ ही चित्र भद्दी टिप्पणी दिखाता है। हूँ मैं कुछ चित्र दिखाता हूँ। राहुल गांधी की एरोगेंसी देखिए। हम्म। ये पार्लियामेंट के भीतर है, जैसे अपने ड्राइंग रूम में बैठे हों। ये हम्म। अगेन एक पार्लियामेंट का उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका हम्म। अहंकार देखिए। ये एक और देखिए उनका तरीका हम्म। क्या होता है पार्लियामेंट के भीतर। ये एक और चित्र देखिए, ये सब हम्म। पार्लियामेंट के भीतर के हैं। हम्म। ये जैसे बाकी सबको कुछ नहीं मानते हों और अपने आप को राजा मानते हों, कुछ इस भाव में। दूसरी तरफ दूसरी तरफ शपथ ग्रहण के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र था। हम्म। इस तरह पूरे राष्ट्र के सामने हम्म। झुक करके अपने दोनों हाथ माथे के नीचे ला करके उन्होंने प्रणाम किया था। ये राष्ट्रपति ने चूंकि उनको शपथ दिलाई थी, तो राष्ट्रपति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए थैंक्स का भाव उनके चेहरे पर। और ये तीसरी बार शपथ लेने का के समय के दृश्य हैं। जो ये कह रहे थे कि लिख करके रख लो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, तो इस देश ने उन प्रधानमंत्री को फिर से देश की सेवा का मौका दिया, जिनको ये गालियां देते रहते हैं। और इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उदारता, विनम्रता और थैंकफुलनेस, वो सारे भाव उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देते हैं। मैं एक और सवाल पूछता हूं वीरेन जी। प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में तो बड़ी आबो हवा बना करके रखी गई थी कि जिस दिन वो आएंगी उस दिन तो छा जाएंगी। आपने भी उनका भाषण सुना होगा। कितना जी। प्रभावित हुए आप उनसे? मेरा ख्याल है कि प्रियंका गांधी का भाषण में 19-20 का भी अंतर नहीं था राहुल गांधी की तुलना में, क्योंकि जो उनका जो एक जो सामंती अहंकार है, जो उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, अधिकार है कि हम हमारा जो कि सरकार में रहना हमारा अधिकार है, उसमें उनमें और राहुल गांधी में कोई अंतर नहीं था। बस फर्क ये है कि प्रियंका गांधी हिंदी भाषा राहुल गांधी से थोड़ा बेहतर बोल लेती हैं। हिंदी में संवाद करने की क्षमता उनकी राहुल से बेहतर है। राहुल गांधी अंग्रेजी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में उनको सलाह मिलती है, सारे सलाहकार उनके अंग्रेजी बोलते हैं। उनके सारे सलाहकार जेएनयू के और घनघोर वामपंथी कम्युनिस्ट उनके सलाहकार हैं, अंग्रेजी में ही वो पढ़ते हैं। तो वो उसके बाद उनको जो हिंदी में बोलना होता है तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। वो कहना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ जाते हैं। तो प्रियंका इस मामले में थोड़ा सा आर्टिकुलेट है, ज्यादा परिमार्जित है। तो उन्होंने बात, लेकिन जो भाव था उनका कि कमजोरों की सरकार, गद्दारों की सरकार, क्या क्या उन्होंने बोला। और ये जो है इस तरह के लोगों की सरकार को इस देश ने लंबे समय कायर तक, कायर शब्द का इस्तेमाल किया। सरकार को लोगों ने लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं किया है। तो ये मेरा मानना है कि पहली बार की सांसद के मुंह से प्रधानमंत्री के प्रति इतनी अपमानजनक टिप्पणी, आई हाईली कंडेम इट। ये शोभा नहीं देता। और फिर आप जो है राजीव गांधी की बेटी हैं, इंदिरा गांधी की पोती हैं, तो जो संसदीय मर्यादा के दायरे में ही बोलना चाहिए था, और ये शब्द कहीं से भी संसदीय मर्यादा के दायरे में नहीं आता है। तो राहुल गांधी में, प्रियंका गांधी में कहीं कोई अंतर नहीं है। वही अकड़ है, वही अहंकार है, वही सामंती और वही हिकारत और कंटेम्प्ट का भाव है नरेंद्र मोदी के लिए, भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए, भारत के लोगों के लिए, भारतीय परंपराओं के लिए। वायनाड को लेकर के वो जितना प्रचार कर रही हैं, और उन्होंने जो है पार्लियामेंट के बाहर एक चेन भी बनाई थी। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है, वो एक डेलीगेशन लेके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास भी गई थी। तो अमित शाह ने बताया कि अब सिस्टम बदल चुका है, हम कोई केंद्रीय टीम नहीं भेजते हैं। जैसे ही कोई घटना होती है,
हम एक आकलन के अनुसार 50% एड तुरंत भेज देते हैं और बाकी भी जो है वो हमने भेज दी है, आप बहुत देर से आई हैं। तो उनको अभी भारत सरकार के मंत्रालयों में और भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में किस तरीके से काम होता है, उनको इसका भी अनुभव नहीं है। तो उनका भाषण बेहद अहंकार भरा हुआ था और 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 उसमें सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत हिकारत थी, बहुत कंटेंट था, कोई नई बात नहीं है। और उनकी माता जी जो क्या-क्या बोलती रही हैं, आपने उसका अभी उल्लेख कर ही दिया कि वो जो है वो मौत के सौदागर वाला बयान उनका आपने बता ही दिया। तो ये पूरा परिवार एक है, कहीं कोई अंतर नहीं है। ये जो आप अमित शाह से उनकी मुलाकात की बात कर रहे हैं, ये वो चित्र है जब वो अमित शाह से मिली थी और वायनाड के लिए उन्होंने कुछ मदद की गुहार की थी। तो अमित शाह ने उनसे कह दिया कि ये व्यवस्था नहीं है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीधे पैसा मांगने के लिए आ जाए और केंद्र सरकार दे दे। राज्य सरकार के हाँ, जरिए हाँ। एक व्यवस्था है, यस, राज्य यस, सरकार यस। प्रस्ताव भेजेगी बना करके, तब जा करके नहीं, पैसा एड जा भी होगी। चुका है, जी हाँ, पैसा जी हाँ। जा भी चुका है। ये भी उन्होंने बताया उनको कि 50% पैसा जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं वीरेन जी। ये जो इंडी अलायंस में पिछले कुछ दिनों से लड़ाई चल रही है कि नेतृत्व कौन करे। कई राजनीतिक दलों ने कहा कि ममता बनर्जी को अब आगे आना चाहिए, ये तो किसी लायक है नहीं, ये नेतृत्व देने में असक्षम है, ये कोऑर्डिनेशन भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ये चला ही नहीं पा रहे हैं। जैसे ही हरियाणा और महाराष्ट्र में इनके पैर ऊपर को हुए और जम्मू कश्मीर में इनका बुरा परफॉर्मेंस रहा, झारखंड में भी बुरा परफॉर्मेंस रहा, वैसे ही इंडी अलायंस के भीतर भी ये बुरी तरीके से गिर गए। और मुझे तो वो दृश्य याद है, प्रधानमंत्री इस मामले में तो बहुत ही चतुर सुजान हैं। उन्होंने जब मुलायम सिंह यादव का और कुछ दूसरे नेताओं का जिक्र किया 1975 में इमरजेंसी में, जिस तरीके से उनको जेल में हुँ। डाला गया था, तो अखिलेश यादव और डिंपल यादव के चेहरे पर भी हंसी देखने को मिली थी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की धुलाई पार्लियामेंट के भीतर हुई है, उससे इंडी अलायंस के इनके घटक दलों के नेता ज्यादा प्रसन्न हुए होंगे कि बहुत सही समय पर इसकी धुलाई हो गई है। और अब क्या ये मुहिम आगे बढ़ेगी, ममता को आगे लाने की और इनको हटाने की? देखिए साहब, लोकसभा चुनाव के बाद ये संकट, ये सवाल तो खड़ा होना ही था कि नरेंद्र मोदी के विकल्प में एक राष्ट्रीय चेहरा कौन हो। राहुल गांधी जो है अघोषित रूप से जून 2024 के चुनाव में अघोषित चेहरा बन गए थे। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम के बाद दिस क्वेश्चन इज नाउ अगेन ओपन, ये मामला फिर से खुल गया है। और अब राहुल गांधी को इंडिया अलायंस के लोग नेता मानने को तैयार नहीं है। वो लोकसभा में लीडर अपोजिशन तो बने रहेंगे, वो उसको इंडिया अलायंस से कोई मतलब नहीं है और वो उसको हटा भी नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस के पास 99 या 100 मेंबर्स हैं। लेकिन इंडी अलायंस का नेता कौन होगा, ये सवाल अभी भी जो है अधर में है। इंडिया अलायंस का कोई स्टीयरिंग कमेटी नहीं है, इंडिया अलायंस की कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, इंडी गठबंधन का कोई जो है कोई एक सिंगल फ्लैग नहीं है, कोई एक सेक्रेटेरिएट नहीं है। तो और घोषित तौर पर कोई निर्वाचित नेता भी नहीं है। हमने सिर्फ मान लिया था कि राहुल गांधी नेता हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस एक एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस एक न्यूक्लियस है, उसके अराउंड क्षेत्रीय पार्टियां इकट्ठा होंगी, इस नाते कांग्रेस जो है नेता है। तो ये इश्यू अभी तक आपने कभी तय ही नहीं किया था। लेकिन अब जो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद अब उनके सामने ये संकट फिर से खड़ा हो गया है। अब नाम चल रहा है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी को भी मालूम है कि वो भी राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं बन सकती। वो नरेंद्र मोदी का एक अल्टरनेटिव फेस वो नहीं हो सकती। बंगाल के बाहर उनकी वोट खींचने की क्षमता बहुत ही सूक्ष्म है, सीमित है। कुछ झारखंड में है, कुछ बिहार में हो सकती है, यूपी में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में नहीं है, दक्षिण भारत में नहीं है, हरियाणा पंजाब में नहीं है। तो ममता बनर्जी से किसी कोई खतरा नहीं है। अखिलेश यादव को, डीएमके को, या और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं,
तो उनको लगता है कि ममता बनर्जी को अगर हम ले आएंगे तो क्षेत्रीय पार्टियों का इंडी गठबंधन में दखल बढ़ जाएगा। ममता बनर्जी को 13 साल हो रहे हैं मुख्यमंत्री बने, कौन सा ऐसा भारी अचीवमेंट है उनका एज एज चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल जिसके लिए उनको याद किया जाए? केवल जिहादी गठबंधनों को बढ़ावा, मुसलमानों का उनको जो है एक मुश्त समर्थन, और उसके बदले में ममता बनर्जी ने जिहाद को खुली छूट दे रखी है बंगाल में। भयंकर और भयंकर लूटपाट और गुंडा राज और भयानक करप्शन, और और एरोगेंस के मामले में तो वो इनकी भी नानी है। और अपने विरोधियों का क्रूरता से दमन। कोई भी आदमी बोल दे, सोशल मीडिया पे बोल दे, तो सीधे जेल होती है वहां पे, वो चाहे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, चाहे वो शासन का नेता हो। तो ये तो है ममता बनर्जी का रिकॉर्ड। लेकिन क्या ममता बनर्जी को जो सीपीएम क्या स्वीकार करेगी? नहीं करेगी। तो ममता बनर्जी का नाम केवल और सबसे बड़ी जो कुंठा है वो तो समाजवादी पार्टी को है। अखिलेश यादव की शिकायत ये है कि इंडी गठबंधन में सबसे नंबर 2 की पार्टी वो है, हमारे 37 एमपी हैं और उनका कहीं नाम ही नहीं आ रहा, उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा है। और कांग्रेस कभी चाहेगी भी नहीं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोई बैकवर्ड कास्ट का नेता आगे बढ़े, वो कभी नहीं चाहेगी। तो इंडी गठबंधन का जो जो एनडीए है वो एक आज का नहीं है, वो लगभग आज उसको 30 साल हो गए हैं। तो एनडीए एक प्रोग्राम पे आधारित एक पार्टी है जहां पर सारे दल एक एजेंडा पर और एक कार्यक्रम पर सहमत हैं, जहां पे पर्सनालिटी को लेकर के, व्यक्ति को लेकर के कोई विवाद नहीं है। एक प्रोग्राम, एक एजेंडा के आधार पर सारी पार्टियां इसमें आई हैं। और केवल एक बड़ी पार्टी थी, वो है बिहार के मुख्यमंत्री, वो कभी आए कभी गए। लेकिन आप देखिए, खासकर पिछले 10 साल का इतिहास है, आप अगर देखिए तो एनडीए के जो घटक दल हैं, जो गठबंधन साथी हैं, वो लगभग सब स्टेबल हैं। ऐसा नहीं है कि वो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, या वो कभी नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को लेके कभी वो कोई सवाल उठाते हों, या कभी किसी मेजर पॉलिसी इशू पे वो सवाल उठाते हों, या सरकार के लिए परेशानी या एम्बैरेसमेंट की सिचुएशन को पैदा करते हो। ऐसा कभी नहीं होता। इंडी गठबंधन केवल इसलिए बना है कि मोदी को हटाओ। तो मोदी को हटाओ तो ठीक है, उसके बाद क्या होगा? क्या सरकार चलाने के लिए आपके पास कोई एजेंडा, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कोई देश के लिए विजन, क्या 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 कुछ है? पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी के खिलाफ विश्व भवन के अलावा कांग्रेस ने किया क्या है? और पिछले 10 साल में आज प्राइम मिनिस्टर मोदी का 11वां साल चल रहा है, आप एक मुद्दे को नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बता पाए। आप ये कह सकें कि नरेंद्र मोदी सरकार का यह नीति, यह आदेश, यह कार्यक्रम राष्ट्रहित में नहीं था, जनहित में नहीं था। केवल आपने घृणा भरे नारे लगाए, चौकीदार चोर है। रफाल फ्रांस की कंपनी से फाइटर जेट खरीदा गया, तो आपने अमेरिकी कंपनियों के इशारे पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपने विश्वमन किया। लेकिन अगर भारत सरकार अमेरिका की लॉकहीड कंपनी से या बोइंग कंपनी से फाइटर जेट खरीदती, तो मैं ये दावे से कह रहा हूं राहुल गांधी उसके ऊपर कभी जबान नहीं खोलते। तो और अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर खुला हमला बोला है, लोकसभा में निशिकांत दुबे ने, राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी ने, और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबित पात्रा ने, राहुल गांधी के पास जवाब नहीं है चीजों का। तो आप जो कर रहे हैं, और पिछले 10 साल में केवल नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक जहरीली कैंपेन के अलावा, एक विलिफिकेशन कैंपेन के अलावा आपने किया क्या है? आपने एक आंदोलन किया? और पहले आपने कहा कि मैं पहले बोल चुका हूं, जीएसटी आया तो बोला गब्बर सिंह टैक्स, फिर आपने बोला गृहस्थी सर्वनाश टैक्स। अरे भाई, 2005 में जब यूपीए की सरकार थी तो केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने लोकसभा में जीएसटी बिल को इंट्रोड्यूस किया था। 10 साल संसद की स्टैंडिंग कमेटी के पास पड़ा रहा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने राज्यों के साथ सहमति बनाई और 2017 में बिल पास हो गया। जीएसटी की काउंसिल में हर राज्य का वित्त मंत्री शामिल है, और उसमें कोई भी फैसला ये नहीं आप कह सकते कि वो बीजेपी का फैसला है।
जीएसटी काउंसिल में सारे फैसले सर्वसम्मति से होते हैं, यूनानिमस होते हैं। आज तक जीएसटी काउंसिल में कभी वोटिंग की नौबत नहीं आई। तो आप जो और 2016 में 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी। 8 साल बाद आज जब 20 विधानसभा में चुनाव हो चुके हैं, दो लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, 19 में, 24 में, और सरकार आज भी आराम से काम कर रही है, जनता का विश्वास उसको हासिल है। लेकिन आज भी आप जो है नोटबंदी का मामला उठाते हैं। तो पहले ये तो बताइए आपका विरोध किस बात से है? और मैं तो साफ कहता हूँ, ये पूरे इंडी गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विरोध नहीं है, केवल घृणा है, केवल नफरत है। आप जरा समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान देख लीजिए, बिहार में लालू यादव की पार्टी के लोगों के बयान देख लीजिए, सनातन धर्म के बारे में, हिंदू के बारे में, राम मंदिर के बारे में। आप तमिलनाडु में डीएमके के मुख्यमंत्री हो, उनके बेटे स्टालिन के बयान सुन लीजिए, क्या बोलते हैं वो, कि सनातन धर्म तो कोड़ है, कोरोना वायरस है, HIV एड्स है, और क्या क्या गंदे नाम उन्होंने बोले हैं। तो विरोध और घृणा दो अलग चीजें हैं। आपके पास केवल घृणा है, विरोध क्या आपको करने के क्या आपको लगता है कि नेहरू, इंदिरा, राजीव और इनके सारे धतकर्म बताने और संविधान के साथ खिलवाड़ करने की सारी पोल पट्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोली है, उसके बाद भी इन भाई बहन के हाथ में ये अब दिखाई देगी? इनके ड्रामे अभी भी जारी रहेंगे क्या? देखिए, कांग्रेस के पास, इंडी गठबंधन के पास दो संकट है। आइडेंटिटी क्राइसिस है, पहचान का संकट है, और मुद्दे का संकट है। हम जमाने से सुनते आए थे कि विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है, इसलिए वो अनर्गल प्रचार कर रहा है। ये हम वास्तव में होता हुआ देख रहे हैं, अनर्गल प्रचार हो रहा है। और इनके पास यदि कोई और अगर दिल्ली विधानसभा में चुनाव होने जा रहा है, और जैसा कि सर्वे बता रहे हैं, बीजेपी को वहां पे स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है। यदि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया, तो इनका जो जो मुद्दे के अभाव से पैदा हुआ जो संकट है, वो और गहरा होगा। और जब तक इनके मुद्दे का संकट, जब इनके पास इश्यू जब तक नहीं आएगा, और जब तक ये मुद्दा हल नहीं हो जाता है, तब तक ये ऐसी संविधान हवा में लहराते रहेंगे। और राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में कहा है कि संविधान हमारे लिए एक एक पूज्य पुस्तक है, हम इसके अनुसार अपना आचरण तय करते हैं। आप तो जेब में लिए घूमते हैं, तो संविधान हमारे लिए जेब में रखने की पुस्तक नहीं है। संविधान का पालन करना, ये हमारे आचरण की शैली है। तो राजनाथ सिंह जी ने भी जो है राहुल गांधी को एक संदेश दे दिया था कि ये जो गिमिक्री आप कर रहे हैं संविधान के साथ, ये जो खिलवाड़ आप कर रहे हैं, इससे देश में बहुत अच्छा सकारात्मक संदेश नहीं जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।